वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, मेरे ग़य्यूर नौजवान साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार व मौजूदा रुकन असम्बली मलकपेट मोहतरम जनाब अहमद बलाला साहब, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली महाराष्ट्र वो चीफ स्पोक्स पर्सन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अफसर साहब, जनाब यहया खां साहब, जनाब MS खां साहब, जनाब जयराज साहब, रिजवाना मोहतरमा रिजवाना साहिबा, जनाब शोएब उस्मानी साहब, जनाब नासिर साहब, जनाब अकबर साहब और रुकन बल्दिया जनाब मिनहाज साहब और मेरे तमाम मजलिस रुफ़क़ा, हाज़रीन कराम, 30 नवंबर के दिन रियासत तेलंगाना के असम्बली के इंतख़ाबात की रायदही का दिन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आप तमाम से ये अपील भी की कि मजलिस के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं और आप उन तमाम 9 उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पतंग पर 30 तारीख़ के दिन सुबह के अवलीन वक्तों में आप अपने घर से रवाना होकर अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए, अपने वोट को ज़ाय होने मत दीजिए और मलकपेट असम्बली हलक़े से आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप दोबारा अहमद बलाला को यहाँ का रुकन असम्बली मुंतखब करिए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अभी आपके सामने अहमद बलाला साहब ने BJP के बारे में ज़िक्र किया, उनके उम्मीदवार के बारे में ज़िक्र किया। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ज़रा तवज्जो से इस बात को सुन लीजिए कि BJP और RSS इस तेलंगाना के इलेक्शन में एक बहुत बड़ी साजिश कर रही है। वो देख चुके हैं कि उनकी अब दाल नहीं गल रही है, तो BJP RSS मिलकर ये कोशिश कर रही है कि नामपल्ली असम्बली हलक़े से मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी को कैसे रोका जा सकता है, उसके मंसूबे बनाए जा रहे हैं। वही साजिश BJP मलकपेट में कर रही है कि कैसे मलकपेट से मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी को रोका जा सके। वही साजिश BJP और कांग्रेस मिलकर निज़ामाबाद में कर रही है कि कैसे वहाँ पर BJP के उम्मीदवार को निज़ामाबाद में कामयाब किया जाए। वही कोशिश BJP RSS और कांग्रेस मिलकर कर रही है अंबरपेट में, मुशीराबाद में, करीमनगर टाउन में, मधोल में कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि कैसे BJP को वहाँ कामयाब किया जाए। वही कोशिश निर्मल में की जा रही है, कोड़ंगल में की जा रही है, कोरटला में की जा रही है, तांडूर में की जा रही है और फिर आप देखते हैं आदिलाबाद टाउन में भी। तो मेरी आप सदवन गुजारिश है कि BJP और RSS के इस मंसूबे को हमको नाकाम करना है, तो आप अपने वोट को ज़ाय होने मत दीजिए। आप अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए और मजलिस के उम्मीदवार के हक़ में इस्तेमाल करिए। मुझे अफसोस होता है कि बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, बहुत से फ़ैसले भी लिए गए, मगर मैं आपको सच्चाई को बयान कर रहा हूँ। मैं क़रीब से मैं और बलाला साहब इन चीज़ों को देख रहे हैं, इन चीज़ों को हम महसूस कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि BJP और RSS के इस मंसूबे को हम नाकाम करें। गोशा महल का भी जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पर कांग्रेस बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुकी है। मकसद क्या है
कि वहाँ से गोशामैल से बीजेपी के उम्मीदवार को कामयाब करवा दिया जाए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी आपसे दवन गुजारिश है कि मुत्तहिदा अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नफ़रत क्यों है? नफ़रत इसलिए है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने MLA को जब मुंतखब आप करते हैं तो ये MLA भी मुंतखब होता है और आपका एक लीडर भी बनता है, या आपका एक कायद भी बनता है। और ये बात ना बीजेपी को पसंद ना कांग्रेस को पसंद। आज़ादी के बाद से हमेशा कांग्रेस और फ़िरका परस्त तंजीमें यही कोशिश करती रही कि सियासत में कभी भी आपका कोई लीडर और कायद ना बने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद इन्होंने किसी को लीडर बनने नहीं दिया, और मौलाना आज़ाद ने अपनी तकलीफ़ का इजहार अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में किया था कि कैसे कांग्रेस ने उनको तकालीफ दी थी। ये एक सिलसिला चल रहा है पिछले 75 साल से कि कभी भी आपका कोई लीडर और कायद ना बने, और इसीलिए मजलिस की मुखालिफत की जाती है। अगर अहमद बलाला पत्थरगट्टी के रुकने बल्दिया थे तो आपने मलकपेट से उनको रुकने असम्बली बनाया 3 बार, और मुझे यकीन है कि चौथी मर्तबा भी इंशाअल्लाह ताला अहमद बलाला मलकपेट के रुकने असम्बली मुंतखब होंगे। मुखालिफिन के पास यही चीज़ चुपती है, ये कौन है जो लीडर बन रहा है। मुखालिफत इसी बुनियाद पर की जाती है, चाहे कांग्रेस हो या RSS हो, वो हरगिज़ ये नहीं चाहते कि आप या अक़लियतें लीडरशिप के पोजीशन में आ जाए। हाँ, मजहबी लीडर को बर्दाश्त कर लेंगे मगर कभी भी सियासी कायद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पिछले 70 साल की सियासत अगर आप पढ़ेंगे, यही कोशिश चलती रही। इसीलिए आज आप देखते हैं कि 40 साल हो गए गुजरात से एक मुस्लिम MP नहीं बन सका। 40 साल हो गए। इम्तियाज जलील से मुखालिफत क्यों? क्योंकि इम्तियाज जलील ने 19 साल के शिवसेना के MP को हराया तो मजलिस B टीम हो गई। 19 साल के मजलिस ने बिहार में जाकर 5 MLA जीते तो मजलिस वोट कटवा हो गई। महाराष्ट्र से मुफ्ती इस्माइल को, जो दारुल देवबंद के आलिम दीन है, वो MLA बने मजलिस के तो मजलिस खतरा हो गया उनके लिए। धूलिया से शाह साहब जीत गए तो बोले ये क्या हो रहा है, किस पर इल्जाम लगता जिना का, मुझ पर लगता है। जबकि हमने जिना के पैगाम को ठुकराया, हमने जिना के पैगाम को नहीं माना। हमारे बुजुर्गों ने 2 नेशन थ्योरी को हमने रिजेक्ट किया, कॉम्पोजिट कल्चर को हमने माना। इसीलिए मजलिस पर इल्जाम लगाए जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई MLA की भी है, ये लड़ाई लीडर को और मजबूत बनाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे मरकज़ सियासी को मजबूत बनाने की है। ये लड़ाई हमारी सियासी क़ियादत को मजबूत बनाने की लड़ाई है। क्योंकि याद रखो, अकबर बाग के चौरस्ते पर कानून नहीं बनता, तेलंगाना की असेंबली में आपके लिए कानून बनता है। अगर आप इस बात का नोटिस लेंगे तो मुझे यकीन है कि आप अपने वोट को ज़ाय नहीं होने देंगे। बताइए, आप दिल्ली से कांग्रेस के बड़े बड़े कायदीन आते हैं, कर्नाटका से आ रहे हैं, राहुल आए, उनकी बहन आई, कर्नाटका का CM आता है, मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं, योगी आते हैं। ऐसा लगता है कि हैदराबाद उतरते ही इनको नाम लेना पड़ता है मजलिस का, असदुद्दीन ओवैसी का। उतरते ही अब वो बाबा आए उत्तर प्रदेश से तो उनका तकिया कलाम है, हैदराबाद का नाम बदल देंगे। बाबा, ये ख्वाब है तुम्हारा, कभी नहीं पूरा होगा इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद नाम था और सुबह क़यामत तक हैदराबादी नाम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अमित शाह बोलते रिजर्वेशन बंद कर देंगे। क्यों बंद करेंगे? बर्दाश्त नहीं करते कि एक गरीब मुसलमान का बच्चा, इस मुसलमान को नहीं, मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको मिलता है, वो बच्चा डॉक्टर बन रहा है। ऑटो ड्राइवर की बेटी
इंजीनियरिंग कर रही है, उसके बाद आरडीओ बन रही है, नर्स है, टीचर है, तो अमित शाह और मोदी बोलते नहीं, इनको हम ताकतवर होने नहीं देंगे, इनको कमजोर रखेंगे। कांग्रेस भी यही चाहती है कि कमजोर रखो इनको। कांग्रेस क्यों मुखालिफत करती है, बीजेपी क्यों मुखालिफत करती है? एक तो आपकी सियासी लीडरशिप ना बने और आप सिर्फ वोट देने वाले बन जाएं। आप एक एटीएम की मशीन है कि जब वोट इलेक्शन आता तो मारो पासवर्ड, और एटीएम का पासवर्ड क्या है? तुम्हारी जान खतरे में है, जिंदगी मौत का मामला है, मारो एटीएम में, और हम लोग दबा के वोट डालते हो उनको। एटीएम के पास जाकर बोलो कि फिर आरएसएस बीजेपी को रोकना है, मारो एटीएम में पासवर्ड, वोट लेके चले जाओ। मेरे भाई 2014 से जब से बीजेपी की हुकूमत बनी है, अगर 2 बार मोदी वजीर आजम बने तो इसका जिम्मेदार ये गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी है। तुम असदुद्दीन ओवैसी पर झूठे इल्जाम तो लगा सकते, मगर सच्चाई है कि तुम्हारी नाहेली, तुम्हारी सियासी ना तजुर्बेकारी की वजह से मोदी वजीर आजम बन गया। 500 सीट पर मुकाबला आप करते हैं, 45 और 55 आप जीतते हैं, और बेशर्मी की हद ही है कि जो जमात 3 पार्लियामेंट की सीट लड़ती है तुम उस पर इल्जाम लगाते। हैदराबाद हमने हराया बीजेपी को, औरंगाबाद मंजलिस ने हराया शिवसेना को, किशनगंज की सीट हम 3 लाख वोट लिए, 1 सीट जीती पूरे बिहार में गठबंधन, वो अख्तरुल ईमान मेरे एमएलए और सदर के सामने। इनकी नाअहली की वजह से बीजेपी जीतती है, और आज हमको आकर उंगली दिखाते हैं। अरे बताओ, मोदी के वजीर आजम बनने से किसका इनकाउंटर हो रहा है? किसकी बेटियों के सर पे से हिजाब खींचा जा रहा है? किसके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है? किसके बच्चों को जेल में डाला जा रहा है? किस बुजुर्गों की दाढ़ियों को खींचा जा रहा है? किसको ट्रेन में नाम पूछकर गोलियां मारी जा रही है? बताओ, क्या राहुल गांधी का घर टूटाओ? क्या ये कांग्रेस के कायदीन को गोलियां मारी गई? क्या इनकी बेटियों के सर से हिजाब खींचा गया? नहीं, मेरा वजूद खतरे में आ गया इन लोगों की नाअहली की वजह से। मेरे भाई, ये क़यादत है आपकी यहां पर। मैं आज नहीं हूं, कल मर जाऊंगा, आप भी नहीं रहेंगे, मगर जमात तो रहेगी ना। ये जमात के दुश्मन है, ये इत्तेहाद के दुश्मन है, ये तुम्हारे सियासी शऊर के दुश्मन है, ये तुम्हारी सियासी दूरंदेशी के दुश्मन है। इसीलिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं मजलिस के खिलाफ। और फिर आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग, हाँ, राहुल गांधी हमको बोल दिए कि वो मोदी के 2 यार ओवैसी और केसीआर। राहुल गांधी, याद रखो, हमारे हैदराबाद में बुजुर्ग बोलते बच्चों को, जब बच्चा शरीर हो जाता, मैंने अदब के दायरे में रह के बोल रहा हूं, मैं ज़ाब्ते अखलाक के दायरे में रहकर कह रहा हूं, बुजुर्ग बोलते बच्चे को, बेटा ये उम्र नहीं है दीवार कूदने की, छत डाल ले। देखो पूरे बुजुर्ग मुस्कुरा रहे, समझ गए उन्होंने मैं क्या बोल रहा हूं। तुम 50+ हो गए, ये यार की बात मत करो, अकेले मत गुजारो। अकेलापन इंसान को बहुत बुरे ख्यालात लेके आता। आप हमको बोल रहे राहुल तुम्हारे 2 प्यार, एक इटली एक मोदी। इटली क्योंकि आपकी वालदा वहां से आई, और मोदी, राहुल गांधी मोदी की ताकत है, जहां इन्हों जाते उनको जिता के आते, मगर इन्हों शेरवानी की तरफ देखते। और फिर कांग्रेस पार्टी बहुत वादे कर रही, मामू भी कर रहे। कांग्रेस पार्टी बोल रही हम 500 में देते सिलेंडर, मामू बोल रहे 400 में देता हूं। कांग्रेस पार्टी बोल रही हम 2500 देते औरतों के अकाउंट में, मामू बोल रहे 5 साल में 5000 कर देता हूं मैं। कांग्रेस बोल रही हम उतने लोगों को इंश्योरेंस करते, मामू बोल रहे जिसका ने व्हाइट कार्ड है उसको इंश्योरेंस। तो मेरे को अकबर साहब की एक तकरीर याद आई।
असेंबली में अकबर साहब तकरीर करके बोले कि दो बड़े बड़े फेंकने वाले थे, तो दोनों बैठ के एक बोला उसमें से मेरे बाबा के पास इतनी जमीन है, घोड़े पे निकल गए ना बाबा, तो खाली बाबा घोड़े पे से वो फेंकते फर्टिलाइजर, ऐसा फेंकते 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 चले आते, 3-4 दिन के बाद आया तो फसल खड़ी हो जाती। उन्हें सर को हाथ लगा के बोला ये क्या है रे भाई? तूने वो उन्हें सोचा अब मैं क्या बोलूं, तूने बोला मैं अकबर साहब के घर पे खड़े, अकबर साहब बोल दिया है, अकबर साहब के घर पे खड़े रह के बंबू ले तो मैं, और बंबू लेके अंबरपेट से तारे को खींच के अकबर साहब के घर पे ला लेता हूं। कई को नहीं, हमारे बाबा का मूड ऑफ था, तो तूने पूछा वो तेरे वो जो बंबू कहां रखते हो? बोला तेरे बाप की जमीन में। तो ये है, ये फेकम फाकी हो रही है। गारंटी क्या है? गारंटी तुम्हारा इत्तेहाद है। गारंटी क्या है? तुम्हारी सियासी ताकत है। गारंटी क्या है? तुम्हारी क़यादत है। गारंटी तुम्हारी आवाज है। गारंटी क्या है? तुम्हारी दीनी हमियत है। ये गारंटी है। ये सब काम में आने वाली नहीं है। आपके नुमाइंदों को कामयाब करिए, मजलिस के लिए दुआ करिए। इस असेंबली इलेक्शन में मजलिस के 7 MLA जीते और जुबली हिल्स राजनगर से कामयाबी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।